हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को, जिससे क्या है कि पेपर में आपके क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट बहुत अधिक होते हैं। तो इस सेट को हम सॉल्व करेंगे और आगे ऐसे ही वीडियो आपके आते रहेंगे। तो चैनल को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। देखिए, आप पेपर में अधिक समय नहीं बचा हुआ है, तो आपको फटाफट रिवीजन करना है। तो क्या करिए, आप सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो कि पेपर में आपको बहुत अधिक हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे जो हम आपको हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं वो पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, यानी पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी लिया गया हो, चाहे लैंग्वेज 2 के लिए हिंदी लिया गया हो। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको बहुत ही सहायता मिलेगी और आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं वो पेपर में कई बार पूछे गए, यानी रिपीट करने वाले क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। आपको बताना है कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो कह रहा है कि भाषिक नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है वो कह रहा है समय व अवधि पर। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो कह रहा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। ऑप्शन नंबर डी है जो कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो देखिए, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो होता क्या है कि निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों में जो कमी रह जाती है उन कमियों को पता लगाया जाता है और उसी का निदान किया जाता है। तो उसके लिए जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि समस्याओं का पहचान करके और उसके अनुरूप क्या करते हैं, हम उसको हम शिक्षा देते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि सबसे पहले हम कमियों का पता लगाते हैं, जिसके लिए हमें निदानात्मक परीक्षण करना पड़ता है, जिसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। तो फिर क्या करता होता है, फिर उसके बाद में हम उन समस्याओं का पता लगा के फिर हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, जिससे क्या हो कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कमी रह गई है उन कमियों को हम दूर कर सकें। तो जो इसकी सफलता है वो निर्भर करती है समस्याओं के सही कारणों की पहचान पर, क्योंकि जब हम सही कारण को जान पाएंगे तभी हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं कि हमें ये कमी है और इस कमी को हम दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि अब आपको बताना है कि इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जो आपका ऑप्शन 1 है वो कह रहा है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, नेगेटिव ऑप्शन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। तो बच्चों में अरुचि नहीं होती है। कोई भी भाषा सीखने में बच्चे क्या होते हैं, तत्पर रहते हैं। बच्चे समझने में, सीखने में बहुत क्या होते हैं, रुचिकर होते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता भी होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो कोई भाषा क्या है, उतना कठिन नहीं होता है जितना कि इसमें कह दिया गया है। तो ये भी आपका नहीं ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी और उसकी मातृभाषा की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है, अंतर होता है। भाषाओं की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। इसलिए क्या होगा कि जो बच्चे हिंदी क्षेत्र में नहीं रहते हैं उनको हिंदी की भाषा थोड़ा सा कठिन महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। यहाँ देखिए, कह रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। तो आपको बताना है कि जो भाषा शिक्षण जो होती है उसमें पाठ्य पुस्तक क्या करता है। तो वो एक साधन मात्र है। तो यहाँ पे बताना है आपको, ऑप्शन नंबर आपका 1 है, एक साधन मात्र है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका कह रहा है कि साध है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कह रहा है कि आपका साधन है। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो कह रहा है कि अनावश्यक है। तो इनमें से बताना है कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा सही, यानी जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है भाषा शिक्षण के लिए वो क्या होता है, एक साधन का रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी वो कह रहा है कि बच्चे अनुशासित रहते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी वो कह रहा है कि बच्चों के कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है।
तो इनमें से बताना है आपको ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो बच्चे पसंद होते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। तो देखिए, जब कहानी सुनते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, शांत नहीं बैठते हैं। बच्चों के अंदर क्या होता है, जिज्ञासा होता है जानने का कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बच्चे क्या होते हैं, अनुशासित रहते हैं। तो बच्चों को अनुशासन में बिल्कुल नहीं रखना है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चों के कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। देखिए, जब बच्चों को आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चों के अंदर क्या होता है, कल्पना शक्ति की विकास होता है और चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। बच्चे सोचते हैं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है और उनको जानने की ये क्या होती है, इच्छा होती है। तो बच्चे उत्सुक रहते हैं। तो क्या होता है इससे, और बच्चे सोचते भी हैं कि हाँ इसके आगे क्या होगा या इसके आगे क्या हो सकता है। तो इस तरह से उनकी कल्पना शक्ति में और सोचने की शक्ति में यानी चिंतन शक्ति में क्या होता है, इन दोनों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ देखिए, कह रहा है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो बच्चों की लेखन की क्षमता है उसको जांचने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका एक है वो कह रहा है कि अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि श्रुत लेख लिखना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो कह रहा है कि पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। ऑप्शन नंबर जो डी है वो कह रहा है कि सुंदर लेख का अभ्यास। तो इनमें से बताना है कि जो लेखन कौशल है उसका मूल्यांकन करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए, अगर हम श्रुतलेख की बात करें तो श्रुतलेख क्या होता है कि सुनकर लिखना। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सुन के बच्चे लिख देंगे, तो जब बोलेंगे आप सुन के लिख देंगे तो सीधा कॉपी करना हो गया। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी आपका ऑप्शन नहीं सही होगा। आपका कह रहा है कि सुंदर लेख का अभ्यास करना, तो ये भी लेखन कौशल का मूल्यांकन नहीं करता है। सबसे अच्छा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर आपका ए है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अपने अनुभव को लिखना, यानी बच्चे अपने अनुभव को किस प्रकार लिख सकते हैं या अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो लेखन कौशल में इसका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे अपने विचारों को किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से, कितनी सटीकता से वो अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ पे बोलना कौशल की बात करता है। तो आप जानते हैं कि जो आपका भाषा कौशल होता है उसमें 4 तरह के क्या होते हैं, स्किल्स होते हैं, यानी 4 तरह के भाषा कौशल होते हैं, जिसको हम सुबोपाली के नाम से भी जानते हैं। यानी सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, और पा मतलब पढ़ना, और ली मतलब लिखना। तो सुबोपाली के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको लिखते हैं LSRW। ये क्या होते हैं, 4 तरह के भाषा कौशल होते हैं। LSRW ये 4 तरह के क्या होते हैं, भाषा कौशल होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोलना कौशल, यानी आप बोलते हैं, स्पीकिंग, यानी सेकंड जो आपका ये है स्पीकिंग, बोलना कौशल, इसको कह रहा है कौशल में महत्वपूर्ण है। तो बोलने कौशल में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका एक है वो कह रहा है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है कि स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कह रहा है कि अलंकारिता भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो कह रहा है कि मधुर वाणी। तो देखिए, जो बोलना कौशल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि संदर्भ के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग आप किस तरह से बात को कह सकते हैं, किस तरह से बात को आप व्यक्त करते हैं या किस तरह से आप बात को कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। यानी जिस संदर्भ में आपको बात कहना है, जो आपकी स्थिति है, उस तरह से आप बात को कह पाते हैं या नहीं। तो बोलना कौशल में ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपको बताना है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो एक है वो कह रहा है कि बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है कि बच्चों की भाषा को संचार साधन के प्रभाव से मुक्त करना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी वो कह रहा है कि भाषा संसाधनों का अभाव। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी वो कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियों को तय करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भाषा शिक्षक है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जो आपकी सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है वो क्या हो सकती है कि बहुत सारे बच्चे एक कक्षा में हो जो कि क्या है, बहुभाषी वाले बच्चे हों, जिनमें क्या है कि कई सारे लैंग्वेज वाले, कई सारे भाषा वाले बच्चे क्लासरूम में पाए जाएंगे। तो शिक्षक के लिए उसमें उनको पढ़ाना, उनको किस तरह से समझाना है, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी
बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियों को तय करना, यानी किस प्रकार की हमें रणनीति अपनानी है बहुभाषिक कक्षा में, जिससे सभी बच्चे भाषा को अच्छी तरह से सीख पाएँ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ देखिए कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। आपको बताना है इनमें से नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है। देखिए प्रतिकूल मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑप्शन। तो समावेशी कक्षा में क्या होता है कि समावेशी कक्षा में क्या होता है कि सारे बच्चों को, जो क्या होते हैं, पिछड़े बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उन सबको मिक्स करके एक कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया की जाती है। तो उनमें से बताना है कि इस प्रक्रिया के दौरान यानी समावेशी कक्षा में कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, इसके प्रतिकूल है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो कह रहा है कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग से नियम बना सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन में बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये प्रतिकूल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन तो अभी सही चल रहा है। हमें नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है, कि यहाँ कह रहा है कि प्रतिकूल है, तो हमें नेगेटिव ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो देखिए भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है कि भाषा क्या होता है, परिवेश में रह करके अर्जित की जाती है। बच्चे अपने समाज से सीखते हैं, ऐसा वास्की ने कहा था। तो बच्चे क्या होते हैं, भाषा को अपने समाज से क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, अपने अंदर उसको अर्जित कर लेते हैं। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है कि जो प्रिंट समृद्ध माहौल है वो क्या है, भाषा सीखने में क्या होती है, सहायक होती है। आपने देखा होगा कि जो स्कूल की बिल्डिंग होती है उसमें कई सारे चित्र बने होते हैं, कई सारे भाषा लिखे होते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, उस चीज़ को देख करके क्या करते हैं, बच्चे अपनी भाषा को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जिसे हम बाला के नाम से जानते हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड के नाम से इसको भी जानते हैं। तो बाला पहले क्वेश्चन में पूछता था आपका कि बाला क्या होता है। तो बाला का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये क्या होता है कि जैसे बिल्डिंग को आप क्या करें, लर्निंग एड के रूप में उसको तैयार करें। बिल्डिंग को, बिल्डिंग पे क्या करें, तरह तरह के आप चित्र बनवा दें, जिससे बच्चे उसको देखकर सीख सकें। तो इस तरह से प्रिंट रिच माहौल का प्रयोग स्कूल में या क्लासरूम में करना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो कह रहा है कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, सबसे पहले उनको भाषा को आपको सिखाने के लिए नियम तो पहले बताना नहीं है, उनको एग्जाम्पल से समझाना है, यानी आपको उदाहरण से नियम की ओर चलना है। तो हम कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले व्याकरण नहीं सिखाना है, उनको हमें एग्जाम्पल देना है, नियम हमको नहीं बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, यानी ये नेगेटिव ऑप्शन है। और नेगेटिव आपका यहाँ पूछ रहा था, तो नेगेटिव से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका जो डी है वो बिल्कुल नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो देखिए बहुसांस्कृतिक मतलब क्या होता है कि जो बच्चे की जो वेशभूषा है, जो बच्चे का सांस्कृतिक माहौल है, वो क्या होते हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न होते हैं। कोई बच्चा किसी संस्कृति से आता है, कोई बच्चा अलग संस्कृति से आता है। तो क्या होता है कि सबके संस्कृति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसमें आप किस बात को अधिक महत्व देंगे, ये आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो जो आपका ऑप्शन 1 है वो कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। ऑप्शन नंबर जो आपका बी वो कह रहा है बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी वो कह रहा है कि स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। और ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो कह रहा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो देखिए जब हम बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे तो क्या होगा, सब बच्चे अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार बच्ची भाषा का प्रयोग करेंगे। और क्या होगा कि इससे क्या होगा कि एक दूसरे का देखकर बच्चे भी सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो कह रहा है कि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो देखिए कंठस्थ करना सबसे नेगेटिव वर्ड है, और यहाँ पूछ रहा है कि उद्देश्य नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को हमें किसी भी कंडीशन में कंठस्थ नहीं करवाना है। देखिए जहाँ बच्चों को कंठस्थ करना आ जाए, बच्चों को रटाना आ जाए, ये ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव होता है। तो वही आप ध्यान रखिएगा कि अगर नेगेटिव पूछता है तो हमें कंठस्थ करना, रटाना बच्चों को, ये सब क्या होता है, ये सब सबसे नेगेटिव ऑप्शन होते हैं। तो उसी ऑप्शन को हमें टिक कर देना है। अगला देख लेते हैं, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना।
ऑप्शन नंबर जो डी हो कह रहा है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावशाली प्रयोग करना। तो देखिए ये सारे आपके ऑप्शन पॉजिटिव हैं, खाली ऑप्शन नंबर जो बी था वो क्या है आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव यहाँ से पूछ रहा था आपको कि नेगेटिव इनमें से कौन सा है, तो नेगेटिव यही था, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये सबसे नेगेटिव ऑप्शन है। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन। अब हम अगले वीडियो में फिर और लेके आएंगे क्वेश्चन को। तो आप क्या करिए कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद भी आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे उनकी भी तैयारी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो आप पेपर का समय बहुत नज़दीक है, तो क्या करिए आप अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते रहिए, और अगर आपको टाइम मिले तो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।